Hello everyone, welcome to Move to Study. This is the video for class 8, chapter number 4, Ecosystem Part 4. पिछले 3 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जो कि आपको क्लास 8 की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. दिस इज़ गोइंग टू बी द 4th पार्ट एंड द लास्ट पार्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. 5th पार्ट में मैं आपको जो इस वीडियो का इस चैप्टर का 5th पार्ट होगा उसमें मैं आपको टेस्ट योरसेल्फ के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी. उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें एंड नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म. ये हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते चले जा रहे हैं कि जो भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के बीच में इंटरेक्ट करते हैं. अब हम ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरडिपेंडेंस जो है उसके बारे में बात करेंगे कि एनिमल प्लांट से कैसे जुड़े हुए हैं या प्लांट्स एनिमल से कैसे जुड़े हुए हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. Animals, human beings and plants show a fundamental dependence on each other. मतलब चाहे वो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं या प्लांट्स हैं, वो सभी एक दूसरे से क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं. दे कैन नॉट फ्लरिश विदाउट ईच अदर. वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के बिना ये फ्लरिश नहीं कर सकते हैं. द रिलेशन इज़ मेनली फॉर फूड. और ये एक दूसरे से जुड़े हुए क्यों हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों हैं? खाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, एनर्जी के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. फूड, ऑक्सीजन, एनर्जी एंड प्रोटेक्शन, इसके लिए एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट. जो एनिमल्स हैं वो पेड़ों पे कैसे डिपेंडेंट हैं. ठीक है, एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स. आपको सबको पता है कि प्लांट्स क्या हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं. तो एनिमल को अपना खाना कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है. तो अपने खाने के लिए एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर निर्भर हैं. एनिमल्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट. ऑक्सीजन भी प्लांट से मिलती है, लिबरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में पेड़ अपना खाना बनाते हैं. ठीक है, खाना बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में और स्टार्च की फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं. इस प्रोसेस के दौरान ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, एक्सपेल्ड आउट करते हैं. तो वो ऑक्सीजन जो पेड़ रिलीज़ करते हैं वो ह्यूमंस और एनिमल यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए. एनिमल्स गेट शेड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्री. अब यू ऑल नो कि एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये प्लांट्स ट्रीज़ पे रहते हैं. तो ये इनका एक तरह से हैबिटेट है. ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, हाइड करते हैं और इनको शेड मिलता है, रहने की जगह मिलती है. Plants clean our atmosphere by utilizing carbon dioxide and releasing oxygen. प्लांट क्या कर रहे हैं, हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं. जो भी हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. Plants help in recycling of matter by obtaining nutrients from dead and decaying matter एंड डिकेइंग एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल. प्लांट क्या कर रहे हैं, जो भी डेड डिके हैं उनकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं. ठीक है, उनकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं मतलब जो भी मैटर है उसकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं. एंड दे आर गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. जो भी जैसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो डेथ डिके करते हैं. ठीक है, जो भी डेड एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं. उनको डिकम्पोज होने के बाद जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में जाते हैं और वहाँ से प्लांट क्या करते हैं, उसको अब्जॉर्ब करते हैं. तो ये एक प्रोसेस है, ये एक साइकिल है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है. दूसरा टॉपिक है हमारा डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल. अब इसका उल्टा है कि प्लांट्स एनिमल पे कैसे निर्भर करते हैं. प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनिमल. जो प्लांट को अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है वो उनको कहाँ से मिलती है, एनिमल से मिलती है. एनिमल्स जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. तो वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. प्लांट्स डिपेंड्स ऑन एनिमल फॉर पॉलिनेशन
पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि पॉलिनेशन का जहाँ पे प्रोसेस होता है तो एनिमल्स क्या हैं, एक एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के, पॉलन ग्रेन्स को स्प्रेड करने के लिए, सीड डिस्पर्सल के लिए प्लांट्स को एनिमल की ज़रूरत होती है। प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ एनिमल। प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, जो भी डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल के, अभी मैंने बताया डिकम्पोज हो रहा है, फिर वो सॉइल में उसके न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, तो प्लांट को वहीं से उसके न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। In addition to the benefits all plants and animals derive from each other, there are certain specific interaction between the member of two different species. मतलब ये तो एक कॉमन एडवांटेजेस थे जो प्लांट को एनिमल से मिल रही हैं और एनिमल को प्लांट से मिल रही हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेशल रिलेशनशिप होती हैं। मतलब कुछ ऐसी स्पेशल रिलेशनशिप है जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक साथ म्यूचुअली मिल करके रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। सो दे आर कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है जहाँ पे दो मेंबर्स दो डिफरेंट स्पीशीज़ के रिलेशन में रहते हैं उसको कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब जो ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है वो 2 तरह की होती है, पॉजिटिव जिसको बेनिफिशियल कहते हैं, ठीक है। इट इज़ कैटेगराइज इनटू 2, पॉजिटिव एंड निगेटिव, 2 तरह की होती हैं। तो पॉजिटिव की अगर बात करी जाए बच्चों तो पॉजिटिव को बेनिफिशियल इंटरेक्शन भी कहते हैं, मतलब ऐसी इंटरेक्शन जिससे फ़ायदा हो रहा है। इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन वन और बोथ द इंटरेक्टिंग मेंबर्स आर बेनिफिटेड। मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं है किसी एक ऑर्गेनिज्म का, 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं रिलेशनशिप में, म्यूचुअली एक साथ रह रहे हैं और दोनों में से हो सकता है कि दोनों को फ़ायदा हो रहा हो या किसी एक को फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन नुकसान किसी का नहीं हो रहा होगा, दूसरे का कुछ नहीं जाएगा। तो इसमें कौन कौन से रिलेशनशिप्स आते हैं, सिम्बियोसिस, कमेंसलिज्म एंड स्कैवेंजिंग, ठीक है। 3 कैटेगरीज इसमें आती हैं। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिम्बियोसिस क्या है, कमेंसलिज्म क्या है एंड स्कैवेंजिंग क्या है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप की तरफ, दैट इज़ द निगेटिव एंड एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन। मतलब उल्टा, एंटेगनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट इंट्रैक्शन। मतलब जहाँ पे 2 स्पीशीज़ हैं लेकिन वो क्या है, जो एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे के साथ उल्टा हो रहा है, एंटेगनिस्टिक हो रहा है, तो इसको निगेटिव या एंटेगनिस्टिक कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन ओनली वन ऑफ द 2 इंट्रैक्टिंग मेंबर इज़ बेनिफिटेड एंड द अदर वन इज़ हार्म। मतलब दोनों में से किसी एक को फ़ायदा होगा और दूसरे का क्या हो रहा है, नुकसान। दिस इंट्रैक्शन इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है, प्रीडेशन, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म। जैसे प्रीडेशन की अगर बात करी जाए तो शिकार, तो जब एक एनिमल दूसरे का शिकार कर रहा है तो उसमें सिर्फ एक ही एनिमल का फ़ायदा हो रहा है, दूसरा एनिमल क्या है, उसकी तो डेथ हो रही है, तो वो क्या है, उसका नुकसान हो रहा है। तो ये हमने क्या डिस्कस करें, इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन डिस्कस करें। इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन का मतलब ये है कि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं उनके बीच का जो इंट्रैक्शन है, जो रिलेशन है, उसको कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक रिएक्शन। वो 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब हम डिटेल में बात करेंगे। पॉजिटिव का पहला टाइप जो है सिम्बियोसिस, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, अ लाइकन ग्रोइंग ऑन अ ट्री। सो सिम्बियोसिस क्या है, इट इज़ अ क्लोज लॉन्ग टर्म इंटरडिपेंडेंस ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज इन विच बोथ आर बेनिफिटेड। दस सिम्बियोसिस देयर इज क्लोज एसोसिएशन बिटवीन organism of different species, mutual benefit of both interacting species। मतलब ये क्या है, एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक लॉन्ग टर्म इंटरडिपेंडेंस है, लंबे समय के लिए दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें दोनों को क्या हो रहा होता है, फ़ायदा हो रहा होता है, दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं। अब सिम्बियोसिस के एग्जाम्पल क्या है, लाइकन। इन लाइकन अ फंगस एंड एन एल्गा लिव इन परमानेंट सिम्बियोटिक रिलेशन। तो लाइकन क्या है, लाइकन जब फंगस और एल्गा दोनों आपस में मिल करके रहते हैं, एक परमानेंट रिलेशन में रहते हैं और दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है। एल्गा प्रोवाइड्स फूड टू द फंगल पार्टनर। एल्गी क्या कर रही है, वो फूड प्रोवाइड कर रही है फंगल पार्टनर को, एंड फंगल पार्टनर प्रोवाइड प्रोटेक्शन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एल्गा। और उसके बदले में जो फंगल पार्टनर है वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो सिम्बियोटिक रिलेशन है इसको हम क्या कहते हैं, लाइकन कहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया सिम्बियोसिस का।
लाइकन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो शेयर करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है फ्लावर्स एंड देयर पॉलिनेटर्स, ठीक है। बी बटरफ्लाइज गैदर नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड इन रिटर्न ट्रांसफर द पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर फ्लावर कंप्लीटिंग द पॉलिनेशन। मतलब जो हमने पॉलिनेशन का पढ़ा था कि जो भी बी बटरफ्लाई ये सब हनी बी वगैरह ये क्या करते हैं, फ्लावर को विजिट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि उनको नेक्टर चाहिए होता है। उसके रिटर्न में फ्लावर का क्या फ़ायदा होता है कि जो भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, तो वो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। तो ये कैसा रिलेशनशिप है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सिम्बियोसिस है, जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म जो रिलेशन में है, जो इंट्रैक्शन में है, उनका क्या हो रहा है, उनका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड जो हमने डिस्कस किया था सिम्बियोसिस के टाइप में, दैट इज़ कमेंसलिज्म एंड स्कैवेंजिंग। तो जो इसके सेकेंड टाइप है कमेंसलिज्म एंड स्कैवेंजिंग, वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, इतने डिटेल में भी ये सारी चीज़ें नहीं है। कमेंसलिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक का फ़ायदा हो रहा होता है, जो भी दो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन में है या रिलेशन में है उनमें से एक का फ़ायदा हो रहा होता है और दूसरे का क्या होता है, ना ही फ़ायदा ना ही नुकसान, ठीक है। तीसरा हमारा आता है स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग में क्या होता है कि जो स्कैवेंजर्स होते हैं तो जो ये प्रोसेस है जो डेड एनिमल पे फीड करना, तो इसमें एक का फ़ायदा हो रहा है और दूसरा जो एनिमल है जो ऑलरेडी मर चुका है उसका कोई हार्म नहीं है, बस एक इंटरेक्शन है जहाँ पे स्कैवेंजर्स डेड और डिके पे फीड कर रहे हैं। सो ये जो रिलेशन है, इंटरेक्शन है, इसको कहते हैं स्कैवेंजिंग। उसके बाद हम आते हैं निगेटिव इंटरेक्शन पे। तो निगेटिव इंटरेक्शन में हमने नाम लिए थे पैरासिटिज्म, प्रीडेशन एंड कॉम्पिटिशन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रीडेशन पहले पैरासिटिज्म को पढ़ लेते हैं। पैरासिटिज्म पैरासाइट होस्ट इंट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे पैरासाइट होते हैं और होस्ट होते हैं, उनके बीच का जो इंट्रैक्शन है। पैरासिटिज्म इज़ अ निगेटिव इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़। ये एक निगेटिव इंट्रैक्शन है जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज़ इन्वॉल्व होते हैं, एक पैरासाइट होता है और एक एनिमल हो सकता है या ह्यूमन होता है जिसकी बॉडी पे पैरासाइट रहते हैं। इन अदर पैरासिटिज्म वन ऑर्गेनिज्म यूजुअली द स्मॉलर ऑफ द टू, तो इनमें से जो एक होता है वो छोटा होता है, लिव्स ऑन और विद इन द लार्ज वन, मतलब जो पैरासाइट्स हैं वो कैसे हैं, छोटे हैं, और वो जो लार्ज ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं अपना फूड और शेल्टर ऑब्टेन करने के लिए। द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म इज दस बेनिफिटेड एंड इज कॉल्ड पैरासाइट। तो जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कीड़े वगैरह होते हैं, टिक्स हैं, जुएँ होती हैं जो सर में पड़ जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, ह्यूमन की बॉडी के ऊपर रहती हैं और अपना न्यूट्रिएंट्स वहाँ से गेन करती हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता है, उनका फ़ायदा हो रहा होता है, उनको कहते हैं पैरासाइट। द लार्जर वन दैट प्रोवाइड द फूड इज कॉल्ड होस्ट। और जो ह्यूमन की बॉडी है जहाँ से वो जुए ब्लड सक करके न्यूट्रिएंट्स पा रही हैं, वो क्या है, वो बॉडी ह्यूमन की होस्ट होती है। इन पैरासिटिज्म पैरासाइट इज़ बेनिफिटेड बाय द एसोसिएशन, मतलब इस रिलेशन में, पैरासिटिज्म के रिलेशन में जो पैरासाइट्स होते हैं उनको फ़ायदा होता है। होस्ट इज़ ऑलवेज हार्म्ड और गेट नो बेनिफिट, और जो होस्ट है उसको हमेशा नुकसान होता है या फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। पैरासाइट्स लिविंग ऑन द होस्ट बॉडी आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। अब वो पैरासाइट जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे जो डॉग्स वगैरह होते हैं या एनिमल्स की रोए पे जो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जो धक्के पड़ जाती हैं, वो बॉडी के ऊपर रहते हैं, उसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। और जो बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जो कीड़े होते हैं, बच्चों के पेट पे वर्म्स हो जाते हैं, तो वो जो बॉडी के अंदर रहते हैं उनको कहते हैं एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, डायग्राम में भी देख सकते हैं एक्टोपैरासाइट्स क्या हैं। ये टिक, माइट और लाइस एंड टेपवर्म और राउंड वर्म्स, ये क्या है, एंडोपैरासाइट्स हैं। एग्जाम्पल्स में इसमें क्या क्या आते हैं, टिक्स, फ्ली दैट लिव्स इन द मैमल्स फर्स आर एक्टोपैरासाइट, मतलब जो मैमल्स में उनके जो रोए होते हैं उसमें रहते हैं वो एक्टोपैरासाइट होते हैं। दे सक ब्लड फ्रॉम होस्ट बॉडी, ये क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी से खून को पीते हैं। सिमिलरली लाइस एंड बग्स आर ऑल्सो एक्टोपैरासाइट, इसी तरह से लाइट्स और बग्स जो डॉग वगैरह में होती हैं वो क्या हैं, वो भी एक्टोपैरासाइट हैं, ठीक है। अगर बात करें
मलेरियल पैरासाइट की, जो कि प्लाज्मोडियम है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, टेप वॉर्म, टीनिया, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म, एस्कैरिसिस, ये सभी बॉडी के अंदर रहते हैं. सो दे आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट. देयर प्रेजेंस इज हार्मफुल फॉर द होस्ट, और इनसे क्या होता है, होस्ट को नुकसान होता है. सिमिलरली कसकटा, अमरबिल और डॉटर, सैंडलवुड्स, सैंटिलम ट्री और ओरोबैनकी एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स आर प्लांट पैरासाइट. तो ये सभी क्या है, ये प्लांट पैरासाइट्स होते हैं. ओके, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए पैरासिटिज्म के. आगे मूव करते हैं हम प्रीडेशन पे. वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा. आप लोग बिना वीडियो को देख के बिना लाइक करे चले जाते हैं. लाइक करिए, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए आपकी क्या क्वेरीज हैं, आपको वीडियो कैसी लग रही है, एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. उसके बाद हम बात करते हैं प्रीडेशन की. तो प्रीडेशन में क्या है, प्रीडेटर प्रे इंट्रैक्शन, मतलब एक शिकार करेगा, एक शिकार बनेगा, तो उसके बीच का जो ये रिलेशन है इसको कहते हैं प्रीडेशन. द इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलाइक स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज हैं, इन विच वन ऑर्गेनिज्म हंट, जिसमें से एक शिकार कर रहा है, एंड फीड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसका शिकार कर रहा है उसको ऑब्वियसली खा रहा है, तो उसको प्रीडेशन कहते हैं. द ऑर्गेनिज्म दैट कैप्चर्स एंड फीड इज कॉल्ड प्रीडेटर. वो ऑर्गेनिज्म जो शिकार करता है उसको प्रीडेटर कहते हैं. एंड द अदर वन विच इज किल्ड एंड ईटन, और जो शिकार हो रहा है, मतलब जो शिकार है, जो मारा जा रहा है शिकारी के जरिए, उसको क्या कहते हैं, प्रे. इन प्रीडेशन स्ट्रॉन्ग वन अटैक एंड फीड वन वीक. तो प्रीडेशन में क्या होता है, जो ताकतवर है, जो मजबूत है, वो कमज़ोर पे क्या करेगा, अटैक करेगा और उसको खा लेगा. तो ये क्या है आपका प्रीडेशन का है. जैसे स्नेक ईट रैट, और अ पाइथन सोलोज अ चीतल, हेयर और अ डेयर. तो जैसे स्नेक क्या करेंगे, वो रैट के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो उस पर फीड करेंगे. तो स्नेक यहाँ पे क्या है, प्रीडेटर है, और रैट क्या है, प्रे है. इसी तरह से पाइथन प्रीडेटर है, एंड डेयर क्या है, हेयर क्या है, ये आपका प्रे है. लायन, हाइना, वुल्फ प्रे ऑन हर्बीवोर्स लाइक डेयर. इसी तरह से लायन, हाइना, वुल्फ, दे आर द प्रीडेटर. ये किसका शिकार करते हैं, हिरन का शिकार करते हैं. तो हिरन यहाँ पे क्या है, प्रे. समथिंग मोर में देखिए, predators hunt only when they are hungry. They are specialized to be a successful and good hunters. तो जो predators होते हैं वो तभी hunt करते हैं जब वो hungry होते हैं. So they are always successful and they are good hunters. तो this was all about the specific interspecific interaction. हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिस्कस कर लिए हैं. अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एंड मैं आपके लिए उसका एक सेपरेट से वीडियो अपलोड कर दूंगी. एंड अब मैं क्लास 9th और 10th की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ. तो अपने दोस्तों के साथ और अपने जो आपके फ्रेंड्स हों, कज़न्स हों, उनके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. एंड चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है अबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट. तो हमने अभी तक के बायोटिक कंपोनेंट पूरी तरह से डिस्कस कर लिए हैं. उनका जो इंटरडिपेंडेंस है, रिलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में हम अब लास्ट ये टॉपिक है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट. उसके बाद चेक पॉइंट 3 तक हम पूरा डिस्कस करेंगे. एंड पार्ट 5th में आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द सॉल्यूशन फॉर द टेस्ट योरसेल्फ. तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या चीज़ें आती हैं. Abiotic components, the way in which plants and animals grow and carry out their different activities, is a result of interaction with several abiotic factors of environment. मतलब ये तो हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तभी एक इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन है. ठीक है. अब जो एबायोटिक कंपोनेंट है उनको क्लासीफाई किया गया है इनऑर्गेनिक, फिजिकल, केमिकल, एडिफिक फैक्टर में. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आते हैं, मिनरल्स और गैसेस. मिनरल्स फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम एंड सो ऑन. गैसेस, डिफरेंट गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, दे आर इन्वॉल्व इन द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी मैटर है उसकी रिसाइकलिंग करने में. एंड फिजिकल फैक्टर, एयर, सॉइल, वाटर फिजिकल फैक्टर्स हैं. क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर, सनलाइट, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो बायोटिक कंपोनेंट को अफेक्ट करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म की लिविंग को अफेक्ट करेंगे, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। एडियाफिक फैक्टर, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, टोपोग्राफी, कोई पर्टिकुलर लैंड है तो वहाँ पर की टोपोग्राफी कैसी है, लैंड सरफेस कैसा है, तो ये सभी वहाँ के रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स को ये फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एयर के बारे में बात करेंगे कि एयर एक एबायोटिक कंपोनेंट है, एक फिजिकल फैक्टर है एबायोटिक कंपोनेंट का। तो ये जो हमारा इकोसिस्टम है उसको कैसे इफेक्ट करता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर टू लिव, दे ब्रीथ इन एयर, टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको एयर की ज़रूरत है जीवित रहने के लिए, क्योंकि उससे उनको ऑक्सीजन मिलती है एंड वो इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स एक्सहेल करते हैं वो प्लांट यूज़ करते हैं। दे यूज़ इट टू मेक देयर फूड एंड गिव ऑफ द ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट विच इज़ यूज बाई अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पायरेशन। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए क्या कर रहे हैं, बाकी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं रेस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो गिवन ऑफ व्हेन डेड ऑर्गेनिज्म डिके एंड फॉसिल फ्यूल आर बर्न। अब कार्बन डाइऑक्साइड और कहाँ से आती है, जब भी कोई एनिमल मरता है और वो डिकम्पोज हो रहा होता है तो वहाँ पर से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। इसके अलावा जो भी फॉसिल्स फ्यूल हम बर्न करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, इन सब के जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। दिस साइक्लिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज एसेंशियल। अब यहाँ पे एक साइकिल बनी हुई है, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है वो रिवॉल्व कंटिन्यूसली कर रही है, और इनका रिवॉल्व करना इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए क्या है, ज़रूरी है। अगर कहीं से भी कोई चीज़ कम हो जाएगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होगा तो ऑर्गेनिज्म रिस्पायर नहीं कर पाएंगे। तो इनकी जो साइकिल है नेचर में, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है मेंटेन करने के लिए नेचर के बैलेंस को। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन बाय मैन हैज़ डिस्टर्ब्ड दिस बैलेंस, सो देयर इज एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। और एक पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में प्लांट्स को काटा जा रहा है, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, बड़े बड़े जो जंगल हैं वहाँ के काफ़ी ज़्यादा सेक्टर में प्लांट्स को क्लियर किया जा रहा है, जिसके वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ गया है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एयर। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बढ़ता है तो वो ह्यूमंस के लिए भी नुकसानदेह है। तो इस तरह से जो एयर है ये क्या करती है, एक नेचर में बैलेंस बना करके रखती है। उसके बाद बात करते हैं सॉइल की, जो कि दूसरा कंपोनेंट है एबायोटिक कंपोनेंट। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ एसेंशियल फॉर मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, फॉर एंकरिंग एंड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फॉर ग्रोथ। ठीक है, एंकरिंग का मतलब क्या है कि सॉइल के ज़रिए ही रूट्स क्या करती हैं, पेड़ को रोक करके रखती हैं, एंकर करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, और सॉइल के थ्रू ही वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन रूट में होता है। तो सॉइल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं ये कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं। मैनी एनिमल्स लिव्स इन सॉइल, मैनी एनिमल लिव इन सॉइल बाय मेकिंग बरो और होल्स। बहुत से एनिमल सॉइल में रहते हैं। द न्यूट्रिएंट्स, एसिडिटी लेवल एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन एंड प्लांट लाइफ। अब सॉइल किस तरह की है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, वो प्लांट्स को अफेक्ट करती है। अच्छी सॉइल होगी तो आपके प्लांट्स अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, वेजिटेशन और प्लांट लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है सॉइल की क्वालिटी। तो ये क्या है, एक अबायोटिक फैक्टर है जो कि बायोटिक कंपोनेंट प्लांट्स को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वाटर की। वाटर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी भी
70% वाटर से बनी हुई है। नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो बिना पानी के सर्वाइव कर सकता हो। लैंड प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल टू अवॉइड ड्राइंग अप एंड यूज इट एज अ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो भी ज़मीन में पेड़ लगे होते हैं वो ज़मीन से पानी क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। लैंड एनिमल्स नीड वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन देयर बॉडी, और जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनको भी वाटर की ज़रूरत है ताकि उनकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मूव कर सकें। सम प्लांट्स लाइक लोटस, वाटर चेस्टनट लिव इन वाटर। ठीक है, बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो पानी में ग्रो करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स अमंग एनिमल फिशेस लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। दे टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वाटर। मतलब वाटर क्या है, एक बायोटिक कंपोनेंट है, जो कि जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हैं आप सभी जानते हैं कि बिना पानी के लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो सभी बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वाटर उसके लिए क्या है, एसेंशियल है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लाइट सोर्स। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। लाइट इंटेंसिटी एंड इट्स ड्यूरेशन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि सूरज की तपिश कैसी है वो बहुत इफेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म की लाइफ को, चाहे वो ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट, तो लाइट की इंटेंसिटी इफेक्ट करती है सभी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ पे। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट, ग्रीन प्लांट्स कैप्चर सोलर एनर्जी एंड यूज इट फॉर मेकिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये तो आप लोगों को पता ही है कि भाई फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट की ज़रूरत है। लाइट ऑल्सो इफेक्ट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो लाइट स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को भी इफेक्ट करती है। फ्लावरिंग एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड, फूलों का खिलना, सीड का जर्मिनेशन होना। इंडोर प्लांट्स पुट इन शेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड शोज स्लो ग्रोथ। इनफैक्ट जो इंडोर प्लांट्स भी होते हैं उनको भी हमें शेड में रखना पड़ता, धूप में रखना पड़ता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लाइट क्या है, इफेक्ट करती है प्लांट्स को एज वेल एज अदर ऑर्गेनिजम्स को भी। ठीक है, एक्टिविटी 1 डिस्कस कर लेते हैं। टू शो दैट लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, आपको एक एक्टिविटी करनी है जिससे आपको ये बताना है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए लाइट ज़रूरी है। तो 2 पेड़ आपने ले लिए, हेल्दी प्लांट ले लिए, एक को आपने धूप में रखा और एक को आपने छाई में रखा। ठीक है, तो 1 हफ्ते बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो धूप में रखा था वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है इन कंपैरिजन विद द वन विच वॉज केप्ट इन शेड। तो ये बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, मैंने भी घर में प्लांट्स लगा के रखे हैं। सो द वन मनी प्लांट जो धूप में है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और एक दूसरी जगह पे रखा है जहाँ पे थोड़ा सनलाइट कम आती है, बहुत कम समय के लिए आती है, तो वहाँ पे उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है। तो ये आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो, प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि लाइट क्या है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नॉर्मल ग्रोथ के लिए प्लांट्स की। ठीक है, effect of light on animals, some animals are more active during daytime, they are called the diurnal animals। ठीक है, जो एनिमल्स लाइट के वक्त एक्टिव होते हैं उनको डायर्नल एनिमल्स कहते हैं। बटरफ्लाई, स्पैरो, क्रो, बीजन्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। और जो रात के वक्त एक्टिव होते हैं उनको नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं। आउल, बैट, कॉकरोच, ये सभी क्या है, नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं। तो लाइट क्या करती है, इनकी वर्किंग को अफेक्ट करती है। उसके बाद हम बात करते हैं 5th फैक्टर की, जो कि टेम्परेचर है। टेम्परेचर अफेक्ट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्ट एनिमल ग्रो एंड सर्वाइव विद इन द रेंज ऑफ 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू सर्वाइव एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड एट वेरी लो टेम्परेचर। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो सर्वाइव करते हैं कि इतने टेम्परेचर में वो सर्वाइव करेंगे। तो टेम्परेचर भी क्या करता है, अफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म की लिविंग को। टू शो दैट वेरी हाई टेम्परेचर इज़ हार्मफुल टू प्लांट, यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो वो प्लांट के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो उसके लिए भी आपको 2 पेड़ लेना है। ठीक है, और उसको एक को धूप में रखना है और एक को शेड में रखना है। फिर आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि जो पेड़ आपने धूप में रखा था वो बहुत ज़्यादा गर्मी के वजह से मुरझा जाएगा, और जो थोड़ा छाई में रखा था वो कैसा होगा, वो
नॉर्मल होगा। तो मतलब प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, लेकिन वही बात है कि अगर सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, जैसे जब गर्मी में धूप बहुत तेज़ होती है तो हमारे पेड़ मुरझाने लगते हैं, क्योंकि वो इंटेंसिटी, वो टेम्परेचर प्लांट्स के लिए क्या है, उनको डैमेज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिविटी 2। टेम्परेचर का थोड़ा टॉपिक लेफ्ट हो गया था, वो यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड इन कोल्ड रीजन। तो कुछ एनिमल्स या पेड़ ठंडी जगह पे पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन्स आर फाउंड इन अंटार्कटिका एंड पाइन ट्रीज ऑन द स्लोप ऑफ हिमालयाज। ऑन द अदर हैंड कैमल्स लिव इन प्लेसेस विद हाई टेम्परेचर। अब आपको पता है भाई कुछ एनिमल्स क्या हैं जो गर्मी में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, और कुछ कैसे हैं, पोलर बेयर, पेंगुइन, ये सब ठंडी जगह पे पाए जाते हैं। इसी तरह से प्लांट्स भी होते हैं। Leaves of desert plants become spiny to check water loss. Some animals like lizard, frogs, snakes go underground in winter. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो विंटर स्लीप्स होती है, बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सर्दी में सो जाते हैं, सर्दी में सो जाते हैं। तो ऐसे जो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विंटर स्लीप कहते हैं या फिर हाइबरनेशन कहते हैं। सिमिलरली स्नेल फ्रॉग्स अंडरगो समर स्लीप, और अगर समर स्लीप में जाते हैं तो उसको एस्टिवेशन कहते हैं। ये दोनों टर्म्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। उसके बाद आ जाइए 6th फैक्टर पे, जो कि ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी मतलब उमस। तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल वेपर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। मतलब जो हमें दिखाई नहीं देती है, वेपर है ये, और उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी इज ग्रेट इन्फ्लुएंस बाय द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। ह्यूमिडिटी किससे असर पड़ता है, ह्यूमिडिटी पे सूरज की रेडिएशन से, टेम्परेचर से, एटीट्यूड से, विंड, वाटर स्टेटस ऑफ सॉइल, इन सभी चीज़ों से ह्यूमिडिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर कम टेम्परेचर होगा कॉजेज हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो उससे ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है रिलेटिवली, वहाँ की ह्यूमिडिटी क्या होती है, हायर, बाय डिक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ एयर फॉर मॉइस्चर। बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज ट्रांसपिरेशन, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट एट्सेट्रा आर इन्फ्लुएंस बाय एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो सभी ह्यूमिडिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। देयरफॉर ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। उसके बाद बात करते हैं विंड। तो जो चलती हुई हवा है उसको विंड कहते हैं। इट इज़ अ वाइटल इन्वायरमेंटल फैक्टर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रूरी फैक्टर है। इट अफेक्ट्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तीनों को ये अफेक्ट करता है। इट मॉडिफाइज वाटर रिलेशन, लाइट कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन, नंबर ऑफ फिजिकल anatomical and physiological changes in plants are introduced by winds। ठीक है, मतलब विंड क्या है, इन सभी चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है और फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आती है। सच चेंजेस इंक्लूड ब्रेकेज, अपरूटिंग ऑफ प्लांट। हवा बहुत तेज़ चलेगी तो क्या होगा, पेड़ टूटेंगे, अपरूट करेंगे, शेप बिगड़ेगा, इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा, एक तरह से एक जगह से सॉइल उड़ के दूसरी जगह जाएगी। Wind accelerate transpiration, remove moisture and causes soil erosion at high velocity। ठीक है, विंड के वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन का रेट, मॉइस्चर रिमूव होगा, सॉइल इरोजन बढ़ेगा बहुत तेज़ी से। द इरोजन रिमूव रिच ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस। और इरोजन की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन की वजह से जो अच्छी सॉइल होती है वो इरोड हो जाती है, तो वो नुकसानदेह है। एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन लीड टू डेसिकेशन, जब बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा तो जो ऊपर के जो प्लांट्स हैं एपिकल मेरिस्टम में उनकी डेथ हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएंगे। द एंड रिजल्ट इज़ ड्रॉफ प्लांट, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पेड़ बौने रह जाएंगे। प्रोफ्यूजली ब्रांच इन स्मॉल लीव्स ड्यू टू हाई वेलोसिटी विंड, द सैंड पार्टिकल्स आर ब्लोन एंड आर डिपॉजिटेड ऑन द लीव सरफेस दैट रिड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉजिंग राइज इन टेम्परेचर एंड रैपिड डेसिकेशन। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं कि विंड के वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। धूल मिट्टी का इधर से उधर उड़ना, इरोड होना, इरोजन होना, जिसकी वजह से पेड़ों को और इंसानों को दोनों पे क्या पड़ता है, असर पड़ता है।
तो बच्चों ये सभी थे आपके एबायोटिक फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे डिफरेंट इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम कैन बी ब्रॉडली सेपरेटेड इनटू टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन वाला, एक्वेटिक मतलब पानी वाला। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, ठीक है। अब हैबिटेट के अकॉर्डिंग लैंड इकोसिस्टम 3 में डिवाइडेड है, फॉरेस्ट जंगल भी लैंड है, ग्रास लैंड एंड डिजर्ट 3 में डिवाइडेड है। एक्वेटिक 2 में डिवाइडेड है, फ्रेश वाटर एंड मरीन। फ्रेश वाटर में पॉन्ड, लेक, रिवर का इकोसिस्टम आता है, और मरीन में क्या आता है, सी शोर्स, एस्चुरियन इकोसिस्टम ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम खाली डिटेल में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं। वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रोब्स आर बायोटिक, जितने भी लिविंग हैं वो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। जानवर, पेड़ और माइक्रोब्स जो वहाँ रहते हैं दे आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये सभी वहाँ पाए जाएंगे। प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। जो हरे पेड़ हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। अब जंगल में कैसे कैसे पेड़ होते हैं, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, ठीक है। एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनका लाइफ स्पैन कितना होता है 1 ईयर का, वो क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। बाइनियल विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 2 ईयर, ठीक है, जिसका लाइफ स्पैन क्या है, 2 साल का है। पेरिनियल दैट कैन सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स आर क्लाइंबर्स, लिनास, शर्ब्स एंड ट्रीज़, ये वो हैं जो सालों तक के ज़िंदा रहते हैं। फिर उसके बाद आता है लेयर इन फॉरेस्ट, ठीक है। लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, द ट्रीज़ इन फॉरेस्ट आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड हाई, द ब्रांचिंग पार्ट्स ऑफ द ट्री अबव द स्टेम इज़ कॉल्ड क्राउन। मतलब जो स्टेम के ऊपर, तने के ऊपर जो पेड़ की शाखाएं होती हैं उसको क्राउन कहते हैं। इट इज़ फॉर्म ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स, दीज क्राउन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस एंड फॉर्म सेवरल हॉरिजॉन्टल लेयर इन द फॉरेस्ट। तो क्राउन्स अलग अलग तरह के होते हैं और लेयर फॉर्म करते हैं। दीज लेयर्स आर डिवाइडेड इनटू कैनपी एंड अंडर स्टोरीज। तो अगर आप एक बार आप डायग्राम देखो तो अच्छे से समझ पाओगे कि ये क्या है, फॉरेस्ट फ्लोर है, ज़मीन है, नीचे के जो पेड़ हैं ये अंडर स्टोरी फॉर्म करते हैं, और ऊपर के जो बड़े प्लांट्स हैं ये जो क्राउन है ये कैनोपी फॉर्म करते हैं। टॉप मोस्ट लेयर फॉर्म ऑफ क्राउन ऑफ लीव्स ऑफ ऑल, जो सबसे ऊपरी लेयर है उसको कैनोपी कहते हैं। उसमें लंबे लंबे जो पेड़ हैं उसके ऊपर की जो क्राउन है वो एरिया आता है। द मिडिल लेयर फॉर्म ऑफ शर्ब्स एंड टॉल ग्रासेस इज कॉल्ड अंडर स्टोरी। बीच बीच में क्या होते हैं, जो छोटे छोटे शर्ब्स हैं वो एक लेयर फॉर्म करते हैं, उसको अंडर स्टोरी कहते हैं। द ग्राउंड सरफेस ऑफ फॉरेस्ट कवर विद फॉलन लीव्स, फ्रूट, सीड्स एंड ट्विग्स, और जो ज़मीन पे जो छोटे छोटे फंगस या टूटी फूटी चीज़ें हैं वो सब क्या है, वो फॉरेस्ट फ्लोर फॉर्म करते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर्स की बात करी जाए तो एनिमल्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स कंज्यूमर्स हैं। हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर्स, डियर, ये सब एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं। कार्निवोरस जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, टाइगर, ये आपको पता ही है जंगल में सब मिलते हैं। ओमनीवोरस में क्या, वो जो दोनों खाते हो जैसे क्रो, बेयर। स्कैवेंजर्स क्या है, हाइना, जकॉल्स एंड वल्चर। तो ये सभी कंज्यूमर्स हैं जो जंगल में मिलते हैं। उसके बाद बात होती है डिकम्पोजर्स की। तो फंजाई, बैक्टीरिया क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के डिकम्पोजर्स हैं। दे डिकम्पोज एंड डिस्ट्रॉय द डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो भी मरे हुए प्लांट्स या एनिमल्स हैं उसको ये डिकम्पोज करते हैं। दे रिटर्न न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, और डिकम्पोज होने के बाद जो न्यूट्रिएंट है वो कहाँ जाता है, सॉइल में, फिर वहाँ से वो प्लांट में अब्जॉर्ब होता है। एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, और उससे खाद बनती है। ह्यूमस क्या है, खाद है, ठीक है, जो न्यूट्रिटिव होती है, फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ाती है। विच इज़ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जो कि टॉप लेयर है सॉइल की। और अभी हम लोगों ने सॉइल इरोजन की बात करी थी ना कि हवा से मिट्टी उड़ जाती है, तो ये टॉप सॉइल जो फर्टाइल लेयर होती है उड़ जाती है, जिसको सॉइल इरोजन कहते हैं। चाहे उड़ जाए चाहे बह जाए, दोनों को सॉइल इरोजन कहा जाएगा। द एबायोटिक फैक्टर्स सच एज ह्यूमिडिटी, टाइम ज़्यादा लंबा हो गया है, चैप्टर को मैं जल्दी जल्दी कवर अप कर रही हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ह्यूमिडिटी, लाइट, एटीट्यूड, विंड स्पीड, एबायोटिक फैक्टर्स, ये सभी जो हैं ये प्लांट्स और एनिमल के को अफेक्ट करते हैं फॉरेस्ट के सिस्टम में। जैसे
Conifers and furs animals are found in forest at high altitude and in cold climate, while broad-leaf trees are found in rainforest. मतलब जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये सभी चीज़ों के हिसाब से जंगल में अलग अलग तरह के स्पीशीज़ रहते हैं और प्लांट्स भी उसी तरह के पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है. चेक पॉइंट 3 भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक्टिविटी देख लेते हैं. तो स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट. तो ये आप हर्बेनियम फाइल बना सकते हो. अलग अलग प्लांट्स को कलेक्ट करिए, उसको स्टडी करिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करिए, अपने घर में लगे हुए पौधों को देखिए. चेक पॉइंट 3, इन डैश एल्गा एंड फंगस हैव सिम्बियोटिक रिलेशन. आंसर है आपका लाइकन. मलेरियल पैरासाइट इज ऑल्सो एन एंडोपैरासाइट, क्योंकि ये बॉडी के अंदर रहता है. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ. ह्यूमिडिटी इज द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर. द टैश इज द टॉप मोस्ट लेयर इन फॉरेस्ट. तो ये भी हमने बात करी थी. टॉप मोस्ट लेयर क्या है? कैनोपी, उसके नीचे अंडर स्टोरी और सबसे नीचे फॉरेस्ट फ्लोर. सो दैट्स ऑल एवरीवन इन दिस वीडियो. 5th पार्ट का इंतजार करिए, जिसमें मैं आपको टेस्ट योरसेल्फ के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी. वीडियो को लाइक करे बिना आप नहीं जाएंगे. चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करेंगे. थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय.